हाँ जी, चलिए। तो ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई उसमें कुछ उपलब्धि रही? ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई उसमें कुछ काम की बात निकली? कितने लोगों को लगा कुछ काम की बात हुई? बोलो, क्या हुआ? सर, समस्या कहाँ हो? समस्या और समाधान के बारे में बात हो रही थी। हाँ। उसके पहले तो बहुत सी बार क्या होता है कि आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है और सामने वाले को उसके कंफर्ट जोन में आने नहीं देना चाहता। तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूंगा। स्टोरी बहुत है आपके पास। तो एक नई नई शादी हुई और पत्नी घर पे आई। पत्नी थोड़े ऊंचे खानदान की थी और पति थोड़ा निम्न वर्ग में थे। वो तो आए तो देखा कि घर में टॉयलेट जो है वो कमोड नहीं लगा हुआ उसमें। तो पत्नी ने कहा कि कमोड लगवा दीजिए, मुझे थोड़ा आराम हो जाएगा। तो पति थोड़ा ईगो था उनको, अरे ये पत्नी की छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं और जो रहना है जैसे तुमको रहना पड़ेगा, ये बाद में और कुछ मांग करेगी पत्नी, शादी हो अभी तो ये मांग कर रही है। तो उन्हें केयर नहीं किया। धीरे धीरे बात बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया और मामला यहाँ तक आ गया कि अब तलाक होने वाला है। तो उससे पहले कि कोर्ट जाएं कि काउंसलर से भी सलाह लेनी चाहिए। तो काउंसलर से बातचीत हुई तो काउंसलर ने कहा डिटेल भेजिए। उसने डिटेल भेजी पति ने। तो काउंसलर ने एक लाइन में लिखा कि आपने कबूतर से चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। तो वो थोड़ा घबराया कि कबूतर से चिट्ठी नहीं भेजी, कि आपने मैसेज किससे किया? ईमेल से। आप नई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो और इसको कह रहे हो कि एक छोटी सी चीज़ के कमोड नहीं लगूंगा। तो पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, उसके बाद इसको बोलो कि हाँ मैं ये लगाऊंगा। आप पुराने ज़माने में हो तो आपको भी कबूतर से चिट्ठी भेजनी थी, आपने तो ईमेल कर दिया। तो आप तो नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आप मना कर रहे हो। तो क्या निकला? नहीं, मतलब काउंसलर अच्छा है, उसने समाधान भी दिया। अगर समाधान निकालने वाला अच्छा आदमी है तो वो दोनों के बीच में बाद में विवाद खत्म हो गया। अच्छा, हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, माइक। हेलो, नमस्ते भैया। शादी की बात आई थी भैया, उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने शादी नहीं की, मेरा ये तीसरा शिविर है। पहला हापुड़ में, दूसरा भरूच और तीसरा ये। आप तो कहाँ से हो? मैं जयपुर से। जयपुर। और आगीवाल जी के साथ ही हम लोग पार्टी में साथ ही काम कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस शिविर में मैं आया जैसे, तो मेरे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी भी हो तो कम से कम वो भी शिविर में आवे और वो भी ऐसा कैसा ही समझ जाए तो शायद हमारी चल सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बाहर की जो वातावरण में जो चल रही है आज की, जो मैं भी आज की पीढ़ी का ही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो शिकायतों का, उसमें फिर मैं वही बात कह सकता हूँ कि शादी कर भी लूँगा लेकिन 60 साल बाद तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उसकी समझ का, यानी 60 साल तक मैं झेलूँ। तो मुझे लग रहा है इसलिए कि मैं शादी क्यों करूँ। नहीं, एक्चुअली इतना डर है नहीं जितना कुछ लोग डरे हुए हैं। नहीं सर, देखिए मेरे लिए तो आइडियल ही थे वो, क्या बोलते हैं, अनिरुद्ध भैया। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आइडियल लोगों की लाइफ में भी ऐसा हो जाता है। अब की बार तो मैं और थोड़ा सा लगा, लेकिन हाँ ठीक है, ये भी है कि वो सेट हो जाता है, लेकिन सेट ऐसे शिविर से होता है, फिर बिना शिविर के तो नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा लग रहा है कि और सोचना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, बात तो ठीक है। हाँ। देखो, बात तो ठीक है और इसमें प्रोग्रेस हुआ भी है। इससे हमारे ज़माने के पहले शादियां होती थी तो नाई लोग शादी तय करते थे, फिर परिवार मिलने लगे, फिर लड़के लड़कियां फिर एक दूसरे को थोड़ा दिखाने लगे, कमरे में बिठा के बातचीत करवाने लगे। अब शादियां हो रही हैं तो लड़के लड़कियां अपने विचार मिलाते हैं, भाई हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते। उसके लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, ऑफिशियली कर लेते हैं। अब अगला दौर आएगा कि हम समझ मिलाएंगे, भाई हमारी समझ मिलती है कि नहीं। उसके बाद हो सकता है आचरण तक बात जाएगी। तो ये प्रोग्रेस अपने आप हो भी रही है, लेकिन फिर भी मेरा जनरल इतने साल
को देख के ऐसा मानना है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस कुछ लोगों के होते हैं जहाँ एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उनको सुलझाना उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में तो लगभग मतलब शादी होने के पहले शिविर किए कि शादी के बाद शिविर कर लिए, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है और दोनों की यात्रा साथ मिलके हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जो शादी के बाद जिनको लगता है कि नहीं वाकई में जिंदा रहना जीना दो अलग बातें हैं, भाव और विचार की एक सूत्रता, आपस में वो जो निभने की जगह है वो तो भाव और विचार है और उसके लिए हम साथ मिलके चल सकते हैं। साथ मिलके जैसे अभी हमारे भाई जी, आपका शुभ नाम मेरे हिम्मत भाई अभी हम लिफ्ट में जा रहे थे तो बढ़िया बात शेयर कर रहे थे। माइक दो इनको। ये लंच टाइम में ब्रेक टाइम में अच्छी अच्छी शेयरिंग होती है। मैं सूरत से हिम्मत बिलड़िया। मेरी पहली शिविर है, लेकिन मेरे परिवार में मेरी बेटी, मेरे घरवाले कितने कितने शिविर कर चुके हैं अलग अलग? मेरी बेटी की 4 शिविर। 4 शिविर, बेटी 4, एक अध्ययन बिंदु शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर, परिचय 4 और मेरे घरवाले मेरी पत्नी उसकी 2 परिचय शिविर, मेरे बेटे की 1 शिविर जो अभी गंगोत्री में आपके साथ गंगोत्री में किया, और मेरे बेटे की बहू, मेरी बहू, बेटे की बहू, उसकी 3 शिविर है और मेरी शिविर नहीं हो पा रही थी समय की वजह से। आज इस बार मेरी बेटी जो अभी आएगी यहाँ, उसने मुझे कहा और उसके सास और ससुर अभी आए हैं, उन दोनों को भी साथ में लेके यहाँ आए और हमने ये सोचा है कि अगली बार की जो परिचय शिविर एक आ रही है गुजरात में कपराड़ा में, वहाँ पे हम तय कर रहे हैं कि सभी मेरे घर के सभी सदस्य एक साथ जाके एक परिचय शिविर वहाँ करने का हम निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह के जीवन जी रहे थे उसमें और ये शिविर करने के बाद और परिवार के सारे सदस्य जब शिविर करते हैं तब जो जीने की जो बदलाव आता है वो एक तरह से हम कहें तो वो अद्भुत होता है, सामान्य शब्दों में कहे तो। और दूसरी बात, वो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मैं शादी करूं और जिसके साथ शादी करना उसने ये शिविर नहीं किया, मानव दर्शन की उसको जानकारी नहीं है, तो मेरे तो 30 साल मेरे शादी के हुए। हाँ, 30 साल बाद लाइसेंस रिन्यू हुआ है। हाँ 30 साल के बाद 30 साल के बाद और 3 दिन में, आज तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन है सर। हाँ। हाँ, तो भाई साहब को मैं कहता हूँ इतना भी मत डरे शादी करने से। हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है शादी के बाद भी। देखिए, एक पक्का है कि सामने वाला जो भी होगा मानवीय होगा, उसमें सुख की तलाश ही होगी, समाधान से ही सुखी होना बनता है। और यदि हमारी कोई स्थिति बनी है वो भी सुखी होना चाहता ही है। और ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अपने सोचने के अवसर को लेता है और धीरे धीरे कुछ चीज़ों को पचाता है। कोई आदमी अपनी अपूर्णता के साथ जीना नहीं चाहता है, वो अपनी अपूर्णता से मुक्त होना ही चाहता है। तो जहाँ जहाँ शिविर की खूबसूरती यही है कि हर व्यक्ति अपने सामने अपने आईने में अपनी अपूर्णता देख लेता है। अब ये तो नहीं बोलना पड़ता हमको कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम जी नहीं रहे हो, वो खुद ही देख लेता है कि मैं जिंदा हूँ, जी नहीं रहा हूँ। फिर ये स्वीकार भी नहीं होता है कि मैं जी नहीं रहा हूँ। भाव और विचार में बहुत सारा गैप दिखाई देता ही है। 8 दिन तक लगातार भाव और विचार पे टिके रहना, लगातार अपने, अच्छा बहुत सारे लोग जो शेयरिंग करते हैं उनकी शेयरिंग को देख देख के हमारे ऊपर प्रतिबिंबन आता ही है कि यार मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, मैं ऐसे क्यों नहीं सोचा, ये ऐसा कैसे सोच पा रहा है, ये ऐसा कैसे जी पा रहा है, इसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में चीज़ों को हैंडल किया है, मैं भी कर सकता हूँ। तो YouTube पे जब हम शिविर करते हैं तो ये लाइव वातावरण हमारे साथ नहीं होता है। YouTube पे जब हम शिविर करते हैं तो 1 घंटा देखा, बीच में बीवी ने बुला लिया, बीच में कोई काम याद आ गया, उतनी गहराई में हमारा मन जाता ही नहीं है। तो शिविर का जो महिमा है, जो आमने सामने बैठ के इतने सारे बढ़िया लोग, ये भी शिविर का कंटेंट अपनी जगह है,
लेकिन इतने सारे अच्छे सारे लोग, इतने सारे लोग कहाँ से लाओगे? तो ये एक सुखद माहौल है कि इतने सारे अच्छे लोगों का एक जमावड़ा 8 दिन के लिए। अभी हम लोग गंगोत्री शिविर करके आए, 15 साल पहले भी मैं एक बार गया था। गए मंदिर में मत्था टेके, रात को ले दे के कोई एक कमरा पकड़ा, उसमें रजाई ओढ़ के सोए, ठंड बहुत थी, सुबह उठ के भाग आए। लेकिन अभी 8 दिन वहाँ पे रहे। तो शिविर एक बहाना है जहाँ किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो पत्नी ही सही, पति पत्नी की जो बातचीत सारी जिंदगी नहीं होती है वो शिविर के दौरान हो जाती है। क्योंकि घर में हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को ठीक करने वाले मोड में होते हैं। जब मैं एक दूसरे को ठीक करने वाले मोड में होता हूं तो मैं थोड़ी अटैकिंग मोड में रहता हूं। यहाँ मैं ठीक होने वाले मोड में आ जाता हूं तो सुनने की स्थिति में आ जाता हूं, तो संवाद शुरू हो जाता है। कदरदान तो आप ही हो। तो मेरे को लगता है कि जो बहुत दिल से हम लोग इस बात को सभी सोचते हैं। देखो, जब हम कोई भी भागवत कथा करते हैं या कोई भी राम कथा करते हैं तो किसी महापुरुष का जीवनी, उसका चरित्र, उसकी घटनाओं की चर्चा करते हैं। एक ऐसा मंच जीवन विद्या शिविर के रूप में उपलब्ध हो गया जहां मेरी ज़िंदगी की चर्चा है, जहां मेरी ज़िंदगी की वास्तविक परेशानियां जहां से आ रही हैं, जहां समस्याएं जहां से, अच्छा फिर मेरे को दिखता है कि मेरी नहीं आ रही हैं, ये तो हम सबकी एक ही जैसी हैं। तो इससे भी काफ़ी मन हल्का होता है कि मैं ही परेशानी में नहीं हूँ। किसी दूसरे की परेशानी सुन के लगता है यार मेरी तो बहुत हल्की है। तो शिविर एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ हम एक आईने में अपनी ज़िंदगी को भी देखते हैं, दूसरे की ज़िंदगियों को भी देखते हैं और एक पूर्णता को भी देखते हैं। पूर्णता की छाया में, पूर्णता की रोशनी में जब अपनी ज़िंदगी देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं, तो पूर्णता की ऊंचाइयां देख के, उसकी खुशबू देख के पार पाने की हिम्मत आ जाती है। तो बहुत सुखद काम है। ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। हाँ, वो जो बात होने के, वो जो मुहूर्त है ना, घर में भी रहते हैं तो एक दूसरे से बात करने का मुहूर्त ढूंढते रहते हैं, कब किसी मुहूर्त में कोई गहरी बात हो जाए। कभी मैं कहना शुरू करता हूँ, सामने वाले का मूड देख के वापस कर लेता हूँ, नहीं अभी सुनने की स्थिति नहीं है इसकी, बोलने से और गड़बड़ होगा। तो हमको एक घर में रहते हुए एक छत के नीचे महीनों इंतजार करना पड़ सकता है कि जब दिल की बात हो सके। लेकिन यहाँ एक माहौल ऑटोमेटिकली बन जाता है जब हम बहुत खुल के उन सारी चीज़ों पे बात कर पाते हैं। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। भैया आज ये कहाँ हो आप? जी हाँ, इधर। हाँ। अभी लंच के पहले जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हम हमारी समस्याओं के लिए, हाँ, मानव समस्याओं के लिए मैंने जो काम किए हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरा काम है उससे रिलेट करके मैं इसको बताना चाह रहा था कि मानवीय समस्याओं के लिए मैंने तीनों अवस्थाओं को जिम्मेदार समझा है और उन तीनों अवस्थाओं में हमने काम किया है। हमने पदार्थ के लिए काम किया, मैंने जीव अवस्था और प्राण अवस्था के लिए काम किया। पर आज ये चीज़ समझ में आई है कि वो तो जिम्मेदार है ही नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। वही काम हमने मनुष्य के लिए किया ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये पूरा क्लियर है, एक आईना सामने आपने दिखाई दिया है कि सारी समस्याओं का जड़ तो ज्ञान अवस्था है और हम ज्ञान अवस्था के लिए कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम जल बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम जंगल बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ के लिए हम बात कर रहे हैं, हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं। जहाँ कोई समस्या नहीं है वो संपूर्णता में भागीदार है ही है, निश्चित है। लेकिन जहाँ पे हमको काम करना है, जहाँ पे अपूर्णता है, वहाँ पे हमारा हम काम भी नहीं कर रहे हैं। उसमें बजट आता है ना जी, बजट जो आता है उसको ठिकाने लगाना है जी, इतना ही है। बजट बंद हो जाए उसके बाद देखना कितने लोग काम करते। तो उसमें आपका घर चल जाता है, वो आपके लिए एक नौकरी है, किसी के लिए वो नौकरी है, किसी के लिए वो संस्था है, किसी के लिए वो प्रॉफिट मेकिंग है। वहाँ से बजट हटने दो, फिर सारा बंद हो जाएगा। तो अधिकांश लोग, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमको एक जॉब, अपना घर चलाना है, उसके लिए हम एक नौकरी करते हैं। जब करते हैं तो जो काम करते हैं उससे थोड़ा बहुत प्यार हो ही जाता है। बढ़िया। हाँ जी, और कुछ?
हाँ जी, बोलिए बोलिए, माइक। सर मेरा भी यही निवेदन था कि जैसे अभी बात हुई शादी की, शादी अब शादी में भी अलग अलग विचार बता रहे हैं कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि शादी से पहले आप एक दूसरे को जानो पहचानो, हाँ इसके बाद में शादी करो, हाँ। कि आपके विचार मिल रहे नहीं मिल रहे। हाँ अब जैसे मेरी शादी हुई हाँ। तो ना मैंने मेरी पत्नी को देखा हाँ। और ना ही उसने मेरे को देखा, हाँ फिर भी हम लोगों ने शादी कर ली हाँ। और अभी भी हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। तो आप इसमें कौन सी चीज़ को ये मानते हो बेहतर, या उनको बेहतर मानते हो कि जो वो 8-15 दिन वो एक दूसरे को जानेंगे और बोलेंगे हाँ यार अपने विचार मिल सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ को बढ़िया मानोगे जो बिल्कुल अनजान से अपनी शादी करी और उसका जीवन सुखी है? देखो, एक बात तो ये बहुत क्लियर है कि जब मैं खुद को ही नहीं जानता तो चाहे मैं साल भर दूसरे से बात कर लूं तो मैं क्या जान लूंगा। और दोनों उस समय लगभग ऐसे ही बात करते हैं जो दूसरे को अच्छी लगे, और कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान भी लेते हैं। पर अपने में मानव चूंकि कल्पनाशीलता से संपन्न है, चूंकि मानव में समझने की क्षमता है, तो ये मानव को स्वीकार नहीं है कि वो कोई काम बिना समझे करे। तो पुराने समय में हम जो कुछ कर रहे थे वो किन्हीं आस्थावश, किसी मान्यतावश करते थे, पर वहाँ भी कोई तो देखता ही था, चाहे नाई देखता था, चाहे घर वाले देखते थे, चाहे खानदान देखते थे, चाहे ऊँट गिनते थे, चाहे हाथी गिनते थे, चाहे खेत गिनते थे। तो ये भी अब समझ में आ रहा है कि जितना स्वयं को शरीर मानते थे उतना ही भौतिक वस्तुओं को गिनने की बात आती है। अभी भी हम अच्छा घर मिल गया का मतलब ज़्यादा पैसे वाला घर मिल गया, ऐसे ही हमारी मान्यता है। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में यदि अब विचार मिलाने लगे हैं, इसका मतलब पहले से अच्छी स्थिति में है। तो मानव समझपूर्वक जीने वाली इकाई है। वो अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी घटना को जितनी उसकी देखने समझने की हैसियत है उसको वो प्रयोग करेगा ही। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, इसमें अनुचित नहीं है। नहीं, पर सर इसमें एक समस्या ये भी तो है ना कि जो ज़्यादा बुद्धिजीवी है उनके घर अधिक टूट रहे हैं, यानी कि उनके बीच में ये हो रहे हैं तलाक। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम बुद्धिजीवी है, वो अपना जीवन यानी कि मरने के बाद ही उनकी शादी टूटती है, इसके पहले उनकी शादी नहीं टूटती। इसका इतना ही मतलब है कि जो हम पुराने लोग थे वो मन के तल पे जी रहे थे, मन के तल पे, आस्था के धरातल पे जी रहे थे। आस्था के धरातल पर झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब आदमी मन से वृत्ति में आता है तो उसका तर्क काम करने लगता है, तर्क काम करता है तो आस्थाएं काम नहीं करती है, और तर्क काम करता है और जीना भावपूर्वक होता है। तो ना वो जीने की जगह में है, ना वो आस्था की जगह में है। इसका मतलब वृत्ति से चित्त में जाएगा, चित्त में जाएगा तो जीने की कोई जगह बनेगी। तो जो अभी दौर चल रहा है, इस दौर से अगली यात्रा भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन ये दौर भी आना जरूरी था। प्रोसेस है, इवोल्यूशन है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ऐसे ही है ना कि पुराना मकान टूट रहा है, नया मकान बन रहा है, बीच में धूल ही धूल है, ऐसी वाली स्थिति है। आस्था का मकान टूट गया है, लॉजिक से मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मकान भावपूर्वक बनता है, भाव अभी आया नहीं है, वो चित्त के नीचे आता नहीं है। तो ये बीच की यात्रा है, थोड़ी सी और आगे चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं, पर इसमें सर एक समस्या ये भी है ना कि जो पैसे वाले लोग हैं, सक्षम लोग हैं, चलो वो तो ठीक है, उसने एक बीबी को छोड़ दिया, दूसरा किसी से शादी कर लेगा। लेकिन बेचारा जो गरीब है, अगर उसकी एक बार पत्नी छूट गए तो वो शादी नहीं कर पाएगा दूसरी पे, तो उसकी समस्या तो ये भी तो है ना। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उनको कोई नहीं मिल पा रहा, मतलब समझ नहीं मिल पा रहा उनका, क्योंकि वो लोग इतने सक्षम ही नहीं है। तो फिर उनका दिमाग कहाँ पे गया, क्योंकि वो भी तो किसी से लव मैरिज कर सकता है ना, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं फिर भी। क्यों? आप शिविर में ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर मानव का जन्म किस लिए हुआ सर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ वंश परंपरा के लिए ही आपकी गलती नहीं है, इन्होंने बातें ही ऐसी की। इतनी डिप्रेसिव बातें की। देखो, शिविर के जस्ट पहले एक बहन आई थी, वो मेरे से कह रही थी कि आपने जो शादी के बारे में बताया ना, मेरे को उतना टच नहीं हो रहा है।
तो उसका इतना ही मतलब हुआ कि थोड़ा सा ये चर्चा निकलते निकलते थोड़ी दूर तक चली गई। तो ये चर्चा मेरे को करना था 5वें दिन, 6ठे दिन, तो थोड़ा सा ये प्री मैच्योर हो गई। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि एक बार हम मानव की अधूरेपन की जो यात्रा जब पूरी होती है, उस यात्रा के जब हम साक्षी होते हैं, अपने भीतर आप थोड़ा सा भी देखोगे, यदि इंद्रियों का दबाव कम होता है, ये रूप बल धन पद से पहचान पाने का दबाव कम होता है, अपनी पूर्णता को समझने का प्रयास शुरू होता है, कोई कोई क्षण में हम उसको छू पाते हैं, तो ये इतना सुखदाई प्रोसेस है, ये इतना अपने आप में भरने वाली जगह है। तो हमारे को ये सवाल कभी नहीं आता है। तो मूल में जो बात कर रहे हैं कि मानव है और मानव में निरंतर सुख की तलाश है, ये निरंतर सुख की तलाश है। अभी ये भी पता नहीं है ठीक से, इसकी भी समय आने पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये निरंतर सुख अभी तो अधिकांश लोगों को ये भी लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन मानव के भीतर उसको उसका भय से मुक्त होना, अभाव से मुक्त होना, कमजोरियों से मुक्त होना, अपने मनोबल का ऊंचा होना, अपने भीतर कोई पवित्रता आना, अपने भीतर वो सुकून फील कर पाना, अपने भीतर वो स्वतंत्रता फील कर पाना, ये जो मानव की पूर्णता की यात्रा है ना, ये अति सुखदायी यात्रा है। आप कल्पना तो करके देखो कि कम से कम इस धरा पे, इस धरती पे हजारों लोगों ने इस ज्ञान के लिए संन्यास ग्रहण किया है ना। इसके तो हम साक्षी हैं कि हजारों लोगों ने संन्यास ग्रहण किया। इसका मतलब है कि उन लोगों में और उस पूरी परंपरा में किस लेवल का कमिटमेंट रहा होगा। आज हम इतने मॉडर्न एज में आने के बावजूद संसार के जितने सारे आकर्षण हमको आकर्षित करते हैं, कम से कम उस व्यक्ति ने वो सारे आकर्षण तो उठा के बाजू में रख दिए। तो उसको कोई तो आकर्षण रहा होगा यार, कोई ज्ञान, कोई बड़ी चीज होगी। तो इसका मतलब है कि मानव का ज्ञान संपन्न होना, मानव मूल में समझने वाली इकाई है। ये समझना समाधान बराबर सुख, ये समझना अपने आप में सुखदायी काम है। आज हमारा मात्र 3रा दिन है। जो लोग पहली बार शिविर में आए हैं, कितने लोगों को लगता है कि जितना हम सोच के आए थे उससे हमको ज़्यादा मिला है या ज़्यादा मिल रहा है? ठीक, आज मात्र हमारा 3रा दिन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस बात को सुनना इतना सुखदायी है, वो मेरी अपनी हो जाए, उसको मैं जी पाऊं, वो कितना सुखदायी होगा। तो इस सुख की तलाश को पूरा करना आदमी की जिंदगी का पर्पस है। आप नहीं सुन रही हो, कहीं और खो गई हो। हाँ, वो आदमी की जिंदगी में जिस सुख की तलाश है, उसी सुख की तलाश को कभी हम पति में ढूंढते हैं, प्रेमी में ढूंढते हैं, किसी देवी देवता में ढूंढते हैं, किसी समाज सेवा में ढूंढते हैं, किसी राजनीति में ढूंढते हैं, है ना, किसी इंद्रिय सुख में ढूंढते हैं। वो सुख की तलाश लगातार लगी हुई है। इससे मुक्त होने की कोई जगह हमारे पास नहीं है। इसको पूरा करने का एकमात्र, पूरा ही कर सकें, यही एकमात्र तरीका है। तो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, इंद्रियों में पूरा करके देखें, कोई पॉइंट आता है लगता है नहीं इधर से नहीं होता है। रूप बल धन पद से करके देखें, कोई पॉइंट आता है लगता है ये नहीं है। किसी को लगता है किसी साधना में पूरा हो जाएगा, वो कुछ करके देखता है। आज हमारे पास, मैंने कहा कि साधना विधि, भोग विधि, अध्ययन विधि, एक तीसरा रास्ता निकल के आ गया, जिसमें कि बहुत जो कुछ जैसा जीवन शैली हम जी रहे हैं, बिना कुछ छोड़े, बिना कोई त्याग तपस्या किए हम जिंदगी को छू सकते हैं। कम से कम 3 दिन में हमने इस बात को देख लिया। कितने लोगों को लगता है कि जिंदगी को छुआ जा सकता है, छू पा रहे हैं? हमको कम से कम कल्पना में तो आने लगता है कि नहीं यार, हो सकता है। तो ये जो आदमी की तलाश है, और कितनी लंबी तलाश रही होगी, अभी थोड़ा प्री मैच्योर है, लेकिन फिर भी मान ले यदि हमने कितनी शरीर यात्रा, यदि जीवन, यदि आत्मा है, निरंतर है, तो कितनी इस बार यही सब प्रयास किया होगा। तो मूल में अपना खालीपन भरने की बात है। सर मेरा ये था कि बारी आ रही मानव इस धरती पे क्यों है? है? जान है। अरे आवाज कट रही है। जैसे जानवर है वो व्यवस्था बनाए रखते हैं। हाँ। अगर एक जैसे हिरण का, मैंने भेड़िया का देखा था वीडियो, अगर हिरण ही रहेंगे तो वो सब घास खा जाएंगे, पेड़ पौधे खा जाएंगे, तो इससे धरती खत्म होने के कगार पे आ जाती है। अगर भेड़िया आने से जो हिरण को कंट्रोल कर लेते हैं खा के,
तो उससे वापस वनस्पति और सब या उगने लग जाती है, वापस वातावरण कंट्रोल हो जाता है। पर मानव का होने का समझ में नहीं आया। तो मानव के लिए भेड़िया लाने की जरूरत नहीं है, मानव के लिए समझ लाने की जरूरत है। और मानव के लिए भेड़िया लाएं क्या? तो मानव खुद ही भेड़िया है, नहीं समझता है तो मानव ही भेड़िया है, भेड़िया से बदतर है। तो ये समझ में आया कि देखो, जब मानव इस धरती पे आया होगा, मानव जंगल में रहता होगा, उसको खाने पीने की चीज़ों का पता नहीं था। हमने इतनी सारी दाल को पहचाना, इतने सारे अनाज को पहचाना, इतने फल को पहचाना, इतनी औषधि को पहचाना, ये एक दिन में पहचाना होगा क्या? तो आदरणीय नागराज जी ये बोल रहे हैं कि सन 2000 तक मानव जाति ने अपने जिंदा रहने में सफलता पा ली, पिक्चर का आधा भाग पूरा हो गया। अभी क्या इंटरवल वाला टाइम चल रहा है। इंटरवल में थोड़ा ऐसे ही रहता है बीच में। तो जिंदा रहने वाला पार्ट पूरा कर लिया। अब जिंदा रहने के बाद समझ में आ रहा है यार, ये जो खालीपन था वो तो नहीं गया। जैसी सुख सुविधा चाहते थे वो आ गया, जैसा भोग थे वो हो गया, सब सामान पूरा हो गया, बच्चे जैसा चाहते थे वैसा सेटल हो गए, पर हम तो सेटल नहीं हुए। तो मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। एक बार वो अंदाजा लगाता है कि मैं पैसा होने से खुश हो जाऊंगा, पद होने से खुश हो जाऊंगा, होने के बाद देखा कि नहीं हो पाया, इसका मतलब कोई चीज़ और आगे है। इसलिए इंद्रियों की बहुत अच्छी परिभाषा है, इंद्रियों की बहुत अच्छी परिभाषा है। इंद्रियों को बोला संवेदना। यदि इंद्रियों में सुख ना होता तो मानव को सुख नाम की चीज से परिचय भी कैसे होता? बात ध्यान में आई? यदि इंद्रियों में सुख ना होता तो सुख नाम की कोई चीज होती है, इसका मानव को परिचय भी कैसे होता? तो इंद्रियों की एक महिमा यह है कि उसके माध्यम से मानव को सुख का परिचय मिला। इंद्रियों का दूसरा महिमा यह है कि उन्हीं इंद्रियों के आकर्षण में मानव परंपरा बनी है, उन्हीं इंद्रियों के आकर्षण में हम किसी को प्यार करते हैं, उसी के चलते एक दूसरे की सेवा करते हैं, उसी को पूरा करने के लिए हमारे भीतर पैसे के लिए लालच रहता है, उसी चक्कर में हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो बिना समझ के भी धरती पे मानव परंपरा बनी रहे, ये इंद्रियों में निहित सुख की वजह से हो रहा है। तो इंद्रियों से मानव को सुख का परिचय मिला, लेकिन सुख कितना है? क्षणिक है और निरंतर की कामना है। तो निरंतर की कामना है, क्षणिक मिलता है, यही पीड़ा है, इसी को वेदना कहा। तो संवेदना नाम इस अर्थ में है कि ये पूर्णता के अर्थ में वेदना है, कि जो पूर्णता को पाने के लिए हमारे अंदर एक पीड़ा क्रिएट हो गई कि मेरे पास जितना सुख है वो क्षणिक है और निरंतरता मेरी चाहत है, कहाँ मैं इसको खोजूं? यहाँ से मानव की ज्ञान की तलाश शुरू होती है। कितना बढ़िया। धीरे धीरे हमारा ध्यान जाता है तो प्रकृति की पूर्णता का दर्शन होता है, उससे भी हम अभिभूत होते हैं। पूरी प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। किसी एक इकाई के बारे ये नहीं बोल सकते कि नीम ऐसे की बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता, शेर ऐसे की बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता, आदमी का शरीर 10 फुट होता तो अच्छा होता, 25 फुट होता तो अच्छा होता। प्रकृति में जो कुछ भी है वो जैसा है, व्यवस्था के अर्थ में है। मानव मानसिकता को छोड़कर मानव मानसिकता में भी अपनी पूर्णता की चाहत है कि अपूर्णता के साथ जी लूंगा, ऐसी स्वीकृति है। मानव मानसिकता में भी पूर्णता की चाहत है। जिस तरह से हमने अनाज को पहचानने में हजारों साल लगाए होंगे, उसी तरह से अब थोड़े से साल पूर्णता को पहचानने में लगाएंगे और पूरे हो जाएंगे। तो यात्रा जारी है, यात्रा जारी है। कुछ खराब बात नहीं हो गई है, हम प्रोसेस में हैं, प्रक्रिया में हैं, इवोल्यूशन की प्रक्रिया में है। और बोलिए। सर, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर करी आज मॉर्निंग सेशन में, सफलता के बारे में। हाँ, क्योंकि मुझे शुरू से लगता था कि सक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो अब क्या लगता नहीं है? नहीं है तो सही, पर एक थोड़ा शिफ्ट आया है, बताइएगा अगर मैं गलत होता हूँ तो। हाँ, कि पहले जो थी सफलता की डेफिनेशन वो कुछ ऐसी जैसे सुख बराबर स्वीकृति है और स्वीकृति बराबर
समाधान है, और या सुख बराबर समाधान ऐसा बोल दें, पर समाधान की सफलता है कि जो मैं समाधान चाहता हूँ वैसा समाधान हो जो यूनिवर्सल हो, सही हो। तो पहले ऐसा था कि कोई भी सफलता मिली तो वो इवेंट बन के रह जाती थी। हाँ 2-4 दिन हुआ, मिठाई बटी, पेपर में फोटो आई, खत्म, फिर वापस किसी नई चीज के लिए तैयारी चालू कर दो। अभी एक चीज सोची है कि अगर ऐसा ठीक लगता है बताइए, कि सफलता का एक्चुअल अर्थ ये है कि जिसको देख करके कभी ऐसा ना लगे कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है, और उसी की कंटिन्यूटी अच्छी लगे, और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन या उसी का मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगने लगे। बस तो ये वाली चीज ठीक है सफलता में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले भी अपने कहा, इसको ध्यान में ठीक से रख लें। अभी हमको लगता है कि सरकार में कोई सरकार चलाना बड़ा काम है, कोई बहुत बड़े पद पे बैठना बड़ा काम है। सारी सरकारें, सारे पद, सारा बजट, कुल मिला के हम कितना काम कर रहे हैं, तो उसको अपने जीने के स्वरूप में रखा। मानव में स्वयं के प्रति विश्वास आ जाए। स्वयं के प्रति विश्वास संबंध के प्रति विश्वास में रिफ्लेक्ट होता है। परिवार में संबंध के प्रति विश्वास समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। यदि एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होता है तो दूसरे परिवार भी होने ही लगेंगे। सभी परिवार हो जाएं, यही समाज और व्यवस्था का काम है। जी सर। तो अब इससे बड़ा और कोई पद है नहीं, हो ही नहीं सकता, सही है। ठीक है। और सारे पदों से ये काम हो नहीं रहा है। जी। जितने भी पद हमने क्रिएट किए, यूएनओ से लेके सारी सरकारों तक, सारी सरकारों और सारी धरती के सारे पदों के माध्यम से भी ये काम हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। यदि पद को हम मानेंगे कि पद से कुछ हो जाता है और पैसे से कुछ हो जाता है, तो मानव को पद और पैसा छूता ही नहीं है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने को छूता नहीं, जीने की दुनिया में जाता ही नहीं है। तो पहली बार हमको पता चला पद और पैसे की हैसियत कितनी छोटी है और आदमी की महिमा और आदमी की गरिमा कितनी बड़ी है। जी ठीक है। तो जो हमारे ऊपर दबाव था अभी तक सफलता के नाम पे पद और पैसे का, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। सर एक और छोटी चीज है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब ऐसा लगेगा कि मैं समाधानित हो गया, तो उसमें शायद मुझे 20 साल, 5 साल, 10 साल जो भी लगता है, कोई बात नहीं। तो उसके बीच में अपने आप का मनोबल बढ़ाते रहने के लिए जो आपने पवित्र भावना वाली जो चीज बताई, उसके अनुसार मेरे को 2 चीज आपने वापस बताई वो ठीक लगी, कि सुखी होकर करना है कि करके होकर सुखी होना है। तो अभी तक तो यही सिस्टम था, शिविर करके सुखी हो जाते हैं, है ना। बट जैसे मैं कभी क्लास भी लेने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुश होता हूँ, फिर क्लास की डिलीवरी अलग आती है। और मुझे लगता है मैं दुखी हूँ, फिर क्लास ले लेता हूँ तो खुश हो जाऊंगा, तो वहां डिलीवरी आती ही नहीं है फिर। बिल्कुल। तो मुझे ये भी चीज लगी कि इससे हम रेगुलर लेवल पर भी छोटी मोटी सक्सेस को फील कर सकते हैं, जो कि ठीक है। थैंक यू सर। बढ़िया। हाँ जी, कानपुर। जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसी कि है आपकी बिटिया, कैसी है? ठीक है, उधर कहाँ चेयर है? पे बैठी है। अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम लोग मानव की पूर्णता की बात कर रहे हैं। हाँ। तो कभी मानव इसके पहले पूर्ण था? जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि सतयुग होता था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, अभी कलयुग है। जो भी हम लोग की जो भी एजुकेशन और जिसमें जो बताया गया है, तो क्या वो सतयुग या त्रेता में या इसके पहले कभी मानव ऐसा हुआ कि वो कभी पूर्ण हुआ पीछे पास्ट में? ऐसा करते हैं, कल परसों में पूरा सृष्टि दर्शन आएगा जी। तो पूरा बेस बनेगा, तब इस पे बात करेंगे, ठीक है सर। है ना। अभी बात करना थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा। जी जी, थैंक यू। क्वेश्चन बनाए रखें, जी करेंगे। जी। हाँ जी, और बोलिए। बढ़िया, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, आज जितनी बात हमने की, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट किया। जीना का मतलब है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है। सुख की निरंतरता। सुख क्या है? स्वीकृति। स्वीकृति किसके लिए है? व्यवस्था के लिए। व्यवस्था क्या है, ये समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने धरती पे 4 अवस्थाओं के रूप में व्यवस्था को पहचानने की कोशिश की, और व्यवस्था को पहचानने के क्रम में हमने पाया कि यदि नेचर में देखें तो जीने दो और जियो का स्वरूप है। नेचर में देखें तो सभी इकाइयाँ परस्पर पूरक हैं। नेचर में देखें तो प्रकृति स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। नेचर में देखा तो पता चला कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र में भागीदारी के स्वरूप में है। हमने ये भी पाया कि इसका मतलब है ना, हर इकाई का
समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप ही उसका आचरण है, तो उसको हमने पाया कि इसका मतलब हर इकाई का आचरण की निश्चितता है। इसका अर्थ है कि हर इकाई स्वानुशासित है, हर इकाई स्वनियंत्रित है, और मानव भी उसी सृष्टि की एक इकाई है, इसलिए मानव में भी निश्चित आचरण की अपेक्षा है। मानव में क्या अपेक्षा है? दूसरे का आचरण मेरे साथ कैसा हो, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। मेरा आचरण दूसरे के साथ कैसा हो, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। मेरे भाव और विचार कैसे हों, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। तो भाव और विचार के स्वरूप में मुझ में एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जिसको कह रहे हैं, तो मुझ में निश्चितता आ जाए, दूसरे के साथ मेरे व्यवहार की निश्चितता आ जाए, दूसरे का भी मेरे साथ व्यवहार नहीं, जो दूसरी इकाइयों में होने के स्वरूप में है, वही मानव में अपेक्षा के स्वरूप में है। इसका मतलब है कि मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है, मानव समझ पूर्वक जीने वाली इकाई है। जब तक मानव का आचरण निश्चित नहीं हुआ है, इसका मतलब समझ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हमारे पास कम से कम जिंदा रहने की समझ है। अब जिंदा रहने की समझ के बाद पता चला कि जीने की समझ हमारे पास अभी नहीं है। तो इस अर्थ में कहा कि मानव में भी निश्चित आचरण की अपेक्षा है और वो ज्ञानपूर्वक निश्चित आचरण को पा सकता है। इन 3 दिनों में हमने थोड़ी सी निश्चितता को देखा है। अगले 5 दिन में कुछ और दर्शन होगा, धीरे धीरे आगे देखेंगे। लास्ट में एक और पॉइंट है, व्यवस्था के बारे में कहा कि व्यवस्था का स्वरूप कैसे है, नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है? नीचे से ऊपर का मतलब है कि कुछ पार्टिकल मिलके एटम फॉर्म करते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ना, गैलेक्सी तक चलेगा। तो नीचे से ऊपर के स्वरूप में है, ये हमने देखा। चलिए अब हम थोड़ा सा जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि व्यवस्था को ही देखने से हमको क्या चीज पे ध्यान जा रहा है, व्यवस्था को देखने से हमको क्या चीज पे ध्यान जा रहा है? सभी इकाइयां स्वनियंत्रित हैं, स्व अनुशासित है, उसका आचरण निश्चित है। हमारी व्यवस्था कैसी है? हमारी व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था एक शब्द है कि 2 शब्द है? लेकिन इसका आशय एक है कि 2 है? आशय एक निकालते हैं हम। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं? तो बेसिकली तो हम व्यवस्था चाहते हैं। हम व्यवस्था चाहते हैं, उसका जो हमारे पास टूल है उसको हमने शासन के रूप में पहचाना है। तो शासन पूर्वक हम व्यवस्थित हो जाएंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। शासन मतलब रूल करना। कौन रूल करेगा? मैं रूल करूंगा कि दूसरा मुझ पे रूल करेगा? दूसरा मुझ पे रूल करेगा। अब देखो, शासन व्यवस्था को देखो, ये नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है? ऊपर से नीचे। घर में पिताजी, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हम ऊपर से नीचे है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारा शासन है, चाहे हमारा धर्म है, चाहे हमारा, है ना, कोई भी संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है कि कोई भी संगठन है, कुल मिला के उसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं और वो सारे तंत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसमें हर इकाई स्वनियंत्रित है या पर नियंत्रित है? हर इकाई पर नियंत्रित होते हुए, हर इकाई पर नियंत्रित होते हुए दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास है। ये बात ध्यान में आ गई? हर इकाई पर नियंत्रित होते हुए दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास है ना। बच्चे कभी कभी बोलते हैं ना, यार तुम हमको तो बोलते हो, तुम गलती करते हो, तुमको बोलने वाला कोई नहीं। मम्मी पापा की शिकायत करेंगे, किससे शिकायत करें अब वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि हम यदि पर नियंत्रित हैं तो हमारे आचरण का पता हमारे परिवार में एक दूसरे को लगता ही है। फिर जब हम दूसरे को नियंत्रित करने जाते हैं, वो इस नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। हो सकता है आप ठीक बात भी कह रहे हो तो भी। ऐसा यदि शासन की बात करेंगे तो वहां इकाइयां स्व अनुशासित हैं कि पर अनुशासित हैं? पर अनुशासित।
आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है। स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार हैं। स्वयं में अव्यवस्थित रहते हुए व्यवस्था में क्या करेंगे? वही करेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग ये बताता है कि मेरी भागीदारी जहाँ भी है वो कम ज़्यादा किसी अव्यवस्था को प्रोड्यूस कर रही है ना। पूरी सृष्टि में एक ही आचरण है, एक ही इकाई का आचरण है जो अनिश्चित है, बाकी सभी इकाइयाँ अपने आचरण के साथ हैं ही। इससे ये पता चला कि मैं स्वयं अव्यवस्थित रहते हुए फिर मेरी भागीदारी कैसी होगी? वो अव्यवस्था ही क्रिएट करेगी। जैसी इकाई है, जैसी स्थिति है, वैसी गति है। यदि बाहर अव्यवस्था फैल रही है, इसका मतलब मैं अव्यवस्थित हूँ। ये पूरा शासन पूर्वक जो भी व्यवस्थाएं हमने क्रिएट की हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे धर्म है, व्यापार है, स्वास्थ्य है, न्याय है, शासन है, ये अपने आप में व्यवस्थित दिखाई देता है कि अव्यवस्थित दिखाई देता है? तो हमारे क्रिएट किए सारे ढांचे अव्यवस्था का स्वरूप हैं। यहाँ सभी इकाइयाँ एक दूसरे के पूरक हैं कि विरोधी हैं? कम और ज़्यादा विरोधी हैं। जीने दो और जियो है। इसमें ना जीऊंगा ना जीने दूंगा, ऐसा है। ये स्विस बैंक में जितने भी लोग पैसा जमा किए होंगे, भाई जो स्विस बैंक में जमा कर रहा है बहुत नेचुरल है कि वो तो उसको यूज नहीं करेगा। इतना ओवरफ्लो हुआ है, उसके काम तो वो नहीं आएगा। तो कभी कभी बहुत देखो तो मतलब ये भरोसा नहीं होता है कि आदमी को क्यों नहीं लगता है कि यार ये शरीर की आयु 80 साल ही है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह का, चाहे बिजनेस की बात करें, सारा बिजनेस कुल मिला के मोनोपोली की तरफ जाता है ना। तो ये जिस तरह का पूरा चक्र चलता है, उससे हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि क्या शासन पूर्वक व्यवस्था हो सकती है ना। तो ये अपने आप में सोचने की बात है। तो अब आप कितने ही अच्छे बन लो, कितने ही अच्छा कुछ कर लो, कुछ भी कोर्स कर लो, यदि शासन की बात, तो मुझको स्वानुशासित होना है या दूसरे को अनुशासित करना है? हम सब लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? मुझको स्वनियंत्रित होना है कि दूसरे को नियंत्रित करना है? और हम सब लोगों का एजेंडा क्या है? पति पत्नी को नियंत्रित करती है, पत्नी पति को नियंत्रित करता है, बहू सास बहू को नियंत्रित करती है। तो लगभग घर में हो या ऑफिस में हो, कहीं भी हो, हमको अपनी गलती दिखाई देती है कि दूसरों की गलती दिखाई देती है? हमारी सारी चर्चा में क्या है कि फलाना क्या गलती करता है ना। इस पूरी जीवन शैली को देखेंगे तो इसमें कहीं से भी ये निकल के नहीं आता कि 10 साल पहले मैं जैसा था आज मैं और बेहतर हो गया हूँ, बल्कि 10 साल पहले मैं जैसा था आज स्थितियाँ और खराब हो गई हैं। इसका प्रमाण क्या है? उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या और अपनों का अपनापन बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? हम दुखद बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे अपने कर्मों से है, दूसरों को दोष देने से नहीं होगा। तो ऐसा हमारा ध्यान जाता है। तो इस बात पे ध्यान आता है कि इसका मतलब है शासन पूर्वक व्यवस्था हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये टूल ही गलत है। इसको थोड़ा सा और ठीक से समझते हैं। देखो, सारी ऊर्जा हमारी इस बात में लगी हुई है कि हम दूसरे को नियंत्रित कैसे करें, और उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे हैं। वो हथकंडे परिवार में ही अपनाए जाते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मानव है और मानव में सुख की तलाश है, वो भी निरंतर। मानव के साथ एक महिमा है कि जैसा मानता है, जैसा मानना है, वैसा जीना है। जैसा मानता है वैसा जीता है। अच्छा माने तो, बुरा माने तो, जैसा मानता है वैसा जीता है। और यहीं से शुरू हो जाता है, जैसा मैं मानता हूं वैसा दूसरा भी मान ले
तो जैसा मैं मानता हूं वैसा दूसरा भी मान ले, तो मानने के साथ में मनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यहीं से नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं बहुत शुभ कामनाओं के साथ, अच्छी नीयत के साथ इस काम को करता हूं। हाँ, जैसे दर्शन में सूत्र है कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। तो यदि माँ बाप की मान्यता है कि वो मार मार के उसको ठीक, जो कि पहले थी आजकल बदल गई है, कि मार के ठीक किया जा सकता है, तो हम लोगों ने अपने चाचा ताऊ की पीढ़ी में, पुरानी वाली पीढ़ी में, तो पता चला पांचों भाई मिलके हमारे बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं उसको। वो कहता था कि 2 फिल्म वीक में 2 फिल्म देखूंगा ही, उससे कम में नहीं तो कुछ नहीं होगा। पुरानी बातें हैं, सिनेमा नया नया आया था तो 2 फिल्म देखने दोगे तो ही पढ़ाई करूंगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी, या और जो कुछ भी होता था उसको ठीक करने का इलाज पिटाई ही होता था। और पिटाई करने में बाप अकेला पड़ता था तो भाई लोग उसका सहयोग करते थे। कितने लोगों ने इस घटना को अपने आजू बाजू भी देखा? पुराने मॉडल वाले लोगों को सब याद है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि माँ बाप को लगता है कि मार्क्स आने से ही जिंदगी बनती है, तो मार्क्स लाने के चक्कर में बच्चे की जिंदगी नर्क कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने किया है। मार्क्स ज़्यादा आए, चाहे वो कितना भी दुखी होगा चलेगा, उसको कितना भी खराब लगेगा चलेगा, कितना भी उसके लिए अपमानित किया जाए चलेगा। ऐसा हमने किया है, अपने ही बच्चों के साथ में किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मानव मानता है वैसा वो जीता है, और जिसको मैं मानता हूं उसको दूसरा भी माने। और मनाने का तरीका क्या होगा? मनाने का तरीका क्या होगा? साम दाम दंड भेद होगा। तो कभी मैं आस्था से मनाने की कोशिश करता हूं, कभी मैं प्रलोभन से मनाने की कोशिश करता हूं, कभी मैं भय से मनाने की कोशिश करता हूं। कुछ भी घर में होता है, कर ले, नहीं तो पप्पा को बता दूंगी। पप्पा ना हुआ गब्बर सिंह हो गया। तो पढ़ लो, मोटरसाइकिल दिलाएंगे, और लास्ट में बच्चा घर से बाहर जाता है तो माँ बाप लाचार होकर अंतिम एक ही लाइन बोलते हैं, बेटा घर की इज्जत का ख्याल रखना। तो ये क्या चीज़ है? ये आस्था का प्रयोग है। बच्चे को घर के माता पिता के सम्मान के प्रति बच्चे की आस्था है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं दूसरे को मनाने जाता हूँ तो मनाना 2 तरह का होता है। एक बिना जाने मानना, एक बिना जाने मानना। बिना जाने मानना और मनाना दोनों काम चलते हैं। तो जब दूसरा मुझको मनाता है, इसका नाम पर नियंत्रण है। इसका नाम पर नियंत्रण है, इसी का नाम शासन है। तो शासन का 3 टूल है। शासन का 3 टूल है। कभी मैं भय से मनाता हूँ, कभी मैं प्रलोभन से मनाता हूँ, और कभी मैं आस्था से मनाता हूँ या मानता हूँ। हाँ जी, एक मानव, पिक्चर क्लियर है ना? हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से शुरू किया, क्यों किया ये टॉपिक शुरू? ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं हम, है ना? ये टॉपिक हमने शुरू किया कि बेसिकली हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि व्यवस्था को समझना ही सुखदायी है। व्यवस्था को समझने के लिए हम नेचर में गए, नेचर में व्यवस्था को हमने देखा, अपनी वाली व्यवस्था को हमने देखा, उसका बहुत बुरा हाल हमने देखा। उस बुरे हाल को और ठीक से समझ लें, ताकि अब से इस शिविर में 8 दिन के बाद की ज़िंदगी हमारी कैसी होगी, उसके बाद हम क्या चेंज करेंगे ज़िंदगी में, उसकी क्लैरिटी हमारी हो जाए। क्योंकि अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने साल, कितने मेहनत, कितने घंटे मेहनत करके लक्ष्य तक पहुंचेंगे, है ना?
तो कई शरीर यात्रा भी मेहनत करेंगे तो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि स्थितियां और खराब होंगी। और मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूं, अधिकांश लोगों की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, जब वो ज़िंदगी शुरू करते हैं और जब वो ज़िंदगी एंड करते हैं, जहां से शुरू किया था उससे नीचे बंद करते हैं। ये बहुत दुखद है ना। सारी जिंदगी मेहनत करके यदि और नेगेटिविटी में चले गए, क्या नेगेटिविटी में चले गए, कोई किसी का नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है ना, नेगेटिव नेगेटिव, और घर से भी अकेले हो गए, बाहर से भी अकेले हो गए, जिंदगी में कुछ नहीं निकला। तो बहुत नेगेटिविटी के साथ में शरीर यात्रा को छोड़ने का मतलब है कि आगे की जर्नी और खराब होना। इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र अभी 80 साल में आप शिविर में आए हैं या हम 20 साल में, 10 साल में शिविर में आए हैं। ये 8 दिन पूरा होने के बाद में मेरी ज़िंदगी क्या होगी, मेरे मानने और मनाने का स्वरूप कैसा रहेगा, कम से कम ये क्लैरिटी हमारी होगी। इसलिए इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब एक बात आई, फिर से रिपीट कर देता हूँ। मानव को मानव बोला गया क्योंकि वो मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है ना। हम मानव मिनिमम मन से संचालित हैं, इसलिए उसका नाम मानव है। मानव की महिमा इतनी है कि उसमें मानने की क्रिया मिनिमम है, जैसा मानता है वैसा जीता है। जिसको मैं ठीक मानता हूं दूसरा भी उसको माने, ऐसा मेरा आग्रह उसके शुभचिंतक होने के नाम से आ जाता है। तो मैं पिता होने के नाते, मैं पत्नी होने के नाते, मैं जिस भी हैसियत में होता हूं, जिसको मैं ठीक मानता हूं, मेरे परिवार के लोग भी उस बात को माने, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं। उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाता हूं, पहले अपनी ज़िंदगी को लेते हैं। मैं भी एक मानव हूं और मैं भी बहुत सारी चीज़ों को मानता हूं। मैं कैसे मानता हूं? कभी भय से मानता हूं, जैसे पापा का डर, मम्मी का डर। कभी प्रलोभन से मानता हूं, कभी आस्था से मानता हूं। इसके अलावा कोई तरीका आपके पास हो तो बोल सकते हैं। इन तीनों के अलावा कोई तरीका हमारे पास और हो जिसको अभी हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। 3 तरीके से मैं कोई चीज को मानता हूं। है कुछ और? है कुछ और? है? तरक्की की चाबी, जितना भी मॉडर्न मैनेजमेंट है उसका इतना ही मतलब है कि हम, है ना, प्रलोभन देते हैं। इतना टारगेट पूरा करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो कुल मिला के वो प्रलोभन है। आत्म उन्नति बेसिकली आस्था का, यदि आप सही अर्थों में आत्म उन्नति बोल रहे हैं तो फिर वो आस्था का प्रयोग है। और हेलो सर। बेटा आवाज नहीं आ रही है ऐसे, माइक। हेलो, कहाँ हो सर? हाँ हाँ। इसमें सर सबसे बेहतर जो आजकल जो हो रहा है वो सहमति का है। हम ये देखते हैं रूलिंग जो यूरोप में जो पुलिसिंग होती है, हाँ। अमेरिका में जो पुलिसिंग होती है और इंडियन कॉन्टिनेंट में जो पुलिसिंग होती है, हाँ। उसमें कितना अंतर है? मतलब हमारे यहाँ तो कस्टोडियल डेथ भी हो रही है, वहाँ अगर यूरोप में देखें तो ऑलमोस्ट नील है। तो उनकी पुलिसिंग सहमति पे आधारित है और उसको सिटीजन फॉलो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम भय, प्रेशर, प्रलोभन इस तरह का अपनाते हैं तो वो शायद सक्सेस नहीं आती पूरी तरह से, मेरा ये मानना है। देखो वहाँ मैं बहुत गया नहीं हूँ, इसलिए मैं उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन इसका मतलब है कि यदि वहाँ पे ऐसी कोई सहमति वाला भाग होता तो वो रोड पे चलने के नियम और इस तरह की तमाम चीज़ों के बाद वो पारिवारिक रिश्तों में भी होता। यदि पारिवारिक रिश्तों की स्थितियाँ देखेंगे तो शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी
रोड पे कचरा नहीं फेंकना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जितना मैंने सुना ही है कि आपने रोड पे कोई कचरा फेंक दिया तो पता चला $100 का फ़ाइन हो गया, $500 का फ़ाइन हो गया। तो वो फ़ाइन का सिस्टम इतना फाइन है कि उससे आप बच नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब, और वो फिर धीरे धीरे पापा ठीक से उस भय की वजह से पापा के मन में वो नियम स्वीकार हो गया है। तो मैकेनिकली फिर देखेंगे तो वो भय से नियंत्रित है, क्योंकि हर चीज़ यदि फाइन से नियंत्रित है कि फाइनली आपको फाइन, ऐसे अभी अपने यहाँ भी हो गया, मास्क नहीं लगाता, अब आपको बोलता नहीं है आपने मास्क नहीं लगाया, फ़ोटो खींच के पहले सामने रख देता है, उसके बाद आपको 1000 रुपया देना ही पड़ता है, फिर आप 200 रुपये दे के काम चला लेते हो, वो अलग बात है भैया, है ना। तो इसका मतलब है कि जितना मेरी जानकारी है कि बहुत सारे नियम कानून जिसको बाहर में सब लोग फॉलो करते हैं, उसके मूल में मोटी वाली फीस है या मोटा वाला दंड है, इतना पैसा आपको लगेगा पेनल्टी, उसकी वजह से फिर वो कल्चर में आ गया है, फिर वो उनके हैबिट में आ गया है, वो एक बात है। यदि वो इतने ही स्वनियंत्रित होते तो मानवीय संबंधों की जगह में, पारिवारिक संबंधों की जगह में भी फिर कोई चीज़ दिखाई देनी चाहिए थी, जो कि शायद वैसा दिखाई जनरली नहीं देता है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि लगभग रिश्ते की उम्र यूरोप वगैरह में या 4 साल बोलते हैं, 6 साल बोलते हैं, 8 साल बोलते हैं। यदि इतना नियंत्रित होते और इतनी सहमति के आधार पर चल रहे होते, फिर ये ठीक है कि सबको स्वतंत्रता है, मैं जब चाहूँ किसी के साथ रहूँ, जब चाहूँ किसी को, तो वहाँ बलात्कार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सारी तमाम इच्छाएं अपनी परस्पर सहमति से पूरी हो जा रही हैं किसी समाज में, तो उनको बलात्कार की आवश्यकता भी उस तरह से फिर नहीं पड़ती है जैसा भारतीय समाज में पड़ती है। तो दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन कोर में जाएंगे तो या तो भय से नियंत्रित है या प्रलोभन से नियंत्रित है। भारत में हो सकता है आस्था ज़्यादा प्रभावशाली रही है अभी तक, जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। हाँ जी भैया, यूरोपियन कंट्रीज में जो बात हो रही है सहमति वाली, तो वो भी जो सिविक सेंस के प्रति उनकी सहमति है, आस्था है एक्चुअली। हाँ। तो वो आस्था में ही चला जाता है कि उन्होंने ऐसे समझा कि ये इस अलग, ये वाला सिविक सेंस जो है वो दूसरी कंट्रीज से हमें अलग बनाता है। हाँ। तो उसकी वजह से वो उन सारे आस्थावश उन सारे रूल्स का पालन करते हैं। अब परिवार चलाना या परिवार में रिश्तों में रहने में अभी उनकी आस्था नहीं बैठी है, तो वो नहीं रह पा रहे। तो कोई आस्था है जो किसी तरह से कल्टीवेट की गई है। हाँ जी, और कुछ? अमेरिका में अभी वो जो हुआ था, व्हाइट हाउस में जो चढ़ गए थे, वो आस्था खा गई। ये ट्रंप के बाद अमेरिका की इज्जत ने गिरा दिया बहुत। पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते थे। जी ठीक है, ब्लैक वाइट की ठीक है, मेरे को लगता है अपने डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, को आप कुछ बोल रहे थे? भैया, नियंत्रण का मतलब क्या? अपने आप को चलाना, मानना, जैसे वो हम कहते हैं ना, रूपपद रूपबल धनपद। तो वैसे ही यहाँ पे मैं मैप करके देखूँ तो एक एक चीज़ मिल रही है। प्रलोभन, धन हो गया, भय, तो रूप भी तो आया। अपने आप को मनाना, अपने आप को छोटा समझना, बड़ा समझना, वो रूप भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वो उसका साधन हो गया। दूसरे को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? तो दूसरे को कंट्रोल करने के तरीके में उसको रूप का प्रलोभन हो सकता है। तो रूप के प्रलोभन से, मेरे पास रूप है, मैं रूप के प्रलोभन से दूसरे को नियंत्रित कर सकती हूँ। खुद को करने जाओगे तो रूप खुद के साथ काम नहीं करता है। नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए मेरे अंदर ईगो हो सकता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उसका ईगो मेरे अंदर हो सकता है। अब उसके साथ फिर जो होगा सो होगा। छोटा भी महसूस करते, छोटा बड़ा महसूस हम कर ही सकते हैं। जब नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं तो नियंत्रित करने का मतलब है कि मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, हम भाई बहन हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं ठीक मानता हूँ उसको तुम ठीक मानो। अब मैं तुमको कैसे मनवाऊँगा, उसका एक तरीका होता है कि जब छोटी रही थी तो मैं कभी कभी मार भी देता था, अब बड़ी हो गई है तो मार तो सकता नहीं हूँ, तो अब कोई चीज़ का प्रलोभन हो सकता है, या अब आस्था का प्रयोग करते हैं, देखो समाज में ऐसा नहीं चलता है, देखो अपने को ऐसा करना है, तो फिर अपन आस्था का प्रयोग करते हैं। वो भी बेसिकली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने माना वो मैं मल्टीप्लाई हाँ, हो वो ही रहा है।
मतलब हर चीज़ में एक मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है ही है। जिसको मैं ठीक मानता हूँ उसको दूसरा ठीक मान लेता है, तो मैं ठीक हूँ मुझको इसका एहसास होता है। जिसको मैं ठीक मानता हूँ उसको सामने वाला नकार देता है, तो एक तो मेरे वजूद को नकार दिया ऐसा लगता है, दूसरा मैं जो मान रहा हूँ वो गलत तो नहीं है ऐसा भी लगता है। तो अपनी बात को दूसरे से मनवा के, है ना, मेरे को अपने अहंकार का पोषण होता है, मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस बात का एहसास होता है ना। और मैं उसको यदि सही मानता हूँ तो आपको अपना मानता हूँ, इसलिए भी आपको ऐसा मनाता हूँ। हाँ जी सर, दो चीज़ें पूछनी थी, वो किस में आती है? एक तो किसी और व्यक्ति को प्रेम से मनाना, आस्था, वो आस्था में या प्रलोभन में? कभी प्रलोभन, आप एक्चुअल सही सही बताओगे तो मैं बता सकता हूँ, आप गोल गोल बात करोगे तो कैसे होगा? एक पिता अपने पुत्र को प्रेम से समझा रहा है। प्रेम तो मतलब क्या बोल रहा है, क्या प्यार समझा से रहा कि है? नहीं बेटा ऐसा ना करो, ऐसे, अरे क्या चीज़ के लिए? कुछ भी वो गलत काम कर रहा है कि जिससे उसको लॉस होने वाला है, या वो गिर जाएगा, उसके लग जाएगी, या वो पढ़ नहीं रहा, लाइक दैट। ठीक है, वो आस्था भी हो सकता है, प्रलोभन भी हो सकता है। ओके। और जो मजबूरी में अगर किसी को कोई मनाए कि जैसे जैसे सर बहुत सारे काम हो सकते हैं, मतलब हाँ, सुबह जल्दी उठ करके यहाँ आना, निद्रा का हमें त्याग करके यहाँ आना था। हाँ, तो ये एक मजबूरी थी कि यार अगर अपने को बड़ा सुख चाहिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा, तो मजबूरी में आना था। अगर वही चीज़ यूट्यूब पे लाइव ऑनलाइन होती तो मैं रूम में बैठे बैठे भी सुन सकता था। तो ये आस्था हो गया। मजबूरी हमको किसी के बोलने से या 3 दिन शिविर में बैठने से ये आस्था पैदा हो गई है कि एक संभावना है कि मैं सुखी हो सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये आस्था हमको उठा के ले आती है। विश्वास का मतलब है जानकर मानना, आस्था का मतलब है बिना जाने मानना। अभी जाना नहीं है पर एक संभावना, एक आस्था पैदा हो गई है, हो सकता है ऐसा लगने लगा है। या अभी हाँ जी जी, कहाँ हो आप? इधर हाँ, एक अब हम लोग मतलब मैं जिस संगठन में काम करता हूँ ऐसा मानते, हम लोगों का मानना है, गर्व है कि हम एक प्रजातांत्रिक डिसीजन हम लोग करते हैं। तो बेसिकली मेरी जो समझ में आया है अभी यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम अगर किसी चीज़ को हमको मनाना है या हम कोई चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर असहमति उनकी है, वो उसको नहीं मान रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो मान रहे हैं, कुछ ऐसे तबका है जिसका ज़्यादा नंबर्स है जो उसको मानता है कि कोई बात को, और कुछ ऐसे लोग हैं 5-7 लोग जो नहीं मानते हैं। तो फिर हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और चूंकि हमको डिसीजन लेना है तो फिर हम उस स्थिति में ऐसा करते हैं कि वोटिंग कर लेते हैं कि इसको लेकर के जो जिस पॉइंट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो। तो हमारी आस्था है कि ज़्यादा नंबर वाले को ठीक माना जाए, ये आस्था है। यदि तर्क देने वाला होगा वो ये कह सकता है कि ज़्यादा लोग किसी बात को मानते हैं, ये उसके ठीक होने का आधार नहीं है, जो कि सही है। एक व्यक्ति किसी सही बात को कहता है वो सही हो सकता है, 700 करोड़ किसी गलत बात को सही कहें वो गलत हो सकता है। जैसे अभी हम इस बात को जांच सकते हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो जिंदा हैं और ये मान रहे कि हम जी रहे? कितने प्रतिशत लोग? 99.99 और जी, ये सारे गलत हैं। ये सारे मिलके भी कुछ बोलें इससे वो जी गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो संख्या बल किसी चीज के ठीक होने का प्रमाण नहीं है। तो हमारी आस्था काम करती है कि जिस चीज को ज़्यादा लोग मानते हैं उसको ठीक मान लिया जाए। ये आस्था है जो कि गलत है। जो कि हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो कि हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़िया, हम जूझ रहे हैं ना अपने प्रजातंत्र में, और क्या कर रहे हैं जी, आस्थाओं में सरकार बन गई। हाँ, मतलब हम आस्थाओं में हम डूब रहे हैं जी। हमारी लोकतांत्रिक पूरी प्रणाली हमारे लिए बोझ बन के रह गई है। हाँ जी सर, हम लोग जो बाय एग्जाम्पल मनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं अपने जूनियर को बोल रहा है ये डिज़ाइन नहीं बन सकता है, मैं उसको सिखाता हूँ करके कि नहीं ऐसे करो कि डिज़ाइन बन जाएगा, इसको और ट्राई करो, तो ये सर किस में आएगा फिर? हाँ, मैं आपको ये सब बोलने के पहले भी मेरे मन में भी कुछ चल रहा था कि जैसे अब लॉजिकली अब किसी को कन्विंस करते हैं, ये किस में आएगा? जैसे आजकल लॉजिकली कन्विंस कर रहे हैं,
तो लॉजिकली कन्विंस करते हैं और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये किस में आएगा? है हाँ, तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं भी उसको वो डिज़ाइन आता है, तो एक तो सीनियर है, ये आस्था है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, वो प्रूव करके दिखाता है। तो इसका मतलब है उस मामले में जितना जिंदा रहने के अर्थ में जो ज्ञान की बात है वो उसके पास है, तो जिंदा रहने के अर्थ में वो जानता है। ऐसी एक भाषा बनाई, दो तरह का ज्ञान हो गया, एक जिंदा रहने के अर्थ में ज्ञान हो गया, एक जीने के अर्थ में ज्ञान हो गया। तो जीने के अर्थ में ज्ञान उसके जानना में है, या उसके वो उसने प्रूव कर लिया है। तो आज हम जिंदा हैं, इसमें हमको कोई शंका नहीं है, और जिंदा रहेंगे इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो जिंदा रहने के अर्थ में जिन चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है उसको वो पहचानता है, लेकिन जब इस बात को हम कर रहे हैं तो बेसिकली वो जीने के अर्थ में है, इसलिए वहाँ वो काम नहीं कर रही है। इसलिए लॉजिक जीने में काम नहीं आ रहा है अभी हमारी। तो लॉजिकली मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि आप ठीक हो या आप गलत हो, लेकिन लॉजिक से भाव नहीं आ जा रहा है। जीना भावपूर्वक होता है, किसी चीज़ को समझना समझाना लॉजिकली हो सकता है, तो गैप वो बना ही हुआ है। हाँ जी, माइक तो पास रखो। 3 में फिर ये किस कैटेगरी में आ क्या गया? चीज? ये जो मनाने का मैंने क्योंकि बेसिकली हम जिस चर्चा को कर रहे हैं वो जीने के अर्थ में है, आप जिस चर्चा को कर रहे हो वो बेसिकली जिंदा रहने के अर्थ में चली गई। हाँ, फिर भी लेके जाना चाहोगे तो प्रलोभन में, फाइनली जीने का प्रलोभन है हमको। जब जीने का पर्पस पता नहीं है तो मैं जिंदा रह जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं, और उसका पर्पस इतना ही है कि कुछ इंद्रियों का सुख और कुछ कुछ मिलता रहे। तो इंद्रिय सुख के प्रलोभन के अर्थ में मैं कोई चीज़ को भाई मैं जॉब क्यों करता हूँ? सारा डिज़ाइन किस बात के लिए करता हूँ कि जॉब करता हूँ। जॉब क्यों करता हूँ? क्योंकि पैसा मिलता है। पैसा मिलने से क्या करता हूँ? जिंदा रहता हूँ। कुछ मिला के इंद्रियों का सुख मिलता है, कुल मिला के प्रलोभन है। तो ऐसा जाके मर्ज हो जाएगा। माइक सर, ये भय, प्रलोभन और आस्था, ये शासन व्यवस्था के लिए परफेक्ट है, शासन इसी से चलता है। हाँ। और ये जो बात हो रही है वो तो अपने समझने की बात है। हाँ। तो मतलब कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और हम समझ रहे हैं तो मान लेते हैं। हाँ। तो वो तो अल्टीमेटली, क्योंकि शासन व्यवस्था जो है ये तो 3 के अलावा किसी और से नहीं चल रही है। वही तो अभी शासन व्यवस्था की ही बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ। तो मतलब हाँ। चलिए, तो हमने देखा, एक मानव को देखें तो या तो किसी बात को हम भय से मान रहे हैं, या किसी बात को प्रलोभन से, या किसी बात को आस्था से। एक, जब मैं परिवार के रूप में होता हूं तो अपने परिवार के लोगों को कैसे नियंत्रित करता हूं? तो नेचुरल है, जिससे मैं नियंत्रित होता हूं उससे दूसरे को भी करता हूं। कभी भय से नियंत्रित करता हूं, कभी प्रलोभन से करता हूं, कभी आस्था से करता हूं। समाज के रूप में देखें तो मैं क्या करता हूं? तो नेचुरल है, परिवार का एक्सटेंशन ही समाज है, तो तीनों टूल समाज में भी यूज होते हैं। अब और आगे चलते हैं, तो व्यापार में मैं चीज़ों को कैसे नियंत्रित करता हूं? व्यापार में मूल चीज क्या है? तो बेसिकली प्रलोभन। तो प्रलोभन पूरा हो जाए इसके लिए हनुमान जी कुछ सहायता कर सकते हैं, और प्रलोभन पूरा नहीं होगा इसका भय है। तो सेंटर पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। किसी भी चीज में मूल नियंत्रण कहाँ पे है? यदि शासन की बात करेंगे तो शासन कैसे किया जा रहा है? तो बेसिकली भय है ना, भय ना मिले इसके लिए कोई प्रलोभन, इसलिए शासन में आस्था वाला पार्ट उस तरह से नहीं है। हाँ, संविधान के प्रति आस्था है, इसलिए अल्टीमेटली कोई भी शासन किसी संविधान के का एक्सप्रेशन है, उस संविधान के प्रति आस्था है, इसलिए वो सारा कार्यक्रम चल रहा है। यदि वो आस्था वहाँ से टूट जाए तो तमाम चीज़ें है ना, जैसे अभी पाकिस्तान या तमाम जगह में जहाँ होता है, जहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि लोगों की उस संविधान के प्रति ही आस्था नहीं है। फाइनली डंडा उसको टेक ओवर कर लेता है, आर्मी टेक ओवर कर लेती है। और क्या? शिक्षा। शिक्षा में सारा कंट्रोल कहां पे है? प्रलोभन। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा और व्यापार एक ही चीज है। ठीक हो गया? क्यों एक ही चीज हो गई? क्योंकि बेसिकली स्किल वाली शिक्षा हम दे रहे हैं। जब स्किल वाला शिक्षा हम दे रहे हैं और चेतना वाली शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं तो वो बाजार के हवाले ही होने वाली है। उसकी नियति यही है। हमारा स्वास्थ्य का सिस्टम प्रलोभन है ना? गलत बोल दिया? मूल में प्रलोभन, डॉक्टर के लिए प्रलोभन। फाइनली यदि कुछ पॉजिटिव चीज है तो फिर कोई संवेदनशीलता, फिर कोई आस्था है उसके साथ काम कर रही है। जनरल देखेंगे तो ऐसा जाएगा। और क्या बचा? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, व्यापार हो गया, हमारा न्याय सिस्टम। तो बेसिकली भय, दंड संहिता, बाकी उसके साथ। हाँ जी, इस पूरी सारी चर्चा से क्या निकला? इस सारी चर्चा से विश्व में इतने ही सिस्टम हैं बस, है? धर्म, हाँ धर्म, धर्म, धर्म को देखें तो बेसिकली आस्था, आस्था पूरी हो जाए इसके लिए, उसके लिए ही प्रलोभन, और पूरी होगी कि नहीं होगी उसके लिए भय। तो बेसिकली आस्था है ना? रोज़ा कब आता है हमको पता नहीं चलता है, कब आ गया कब चला गया। नवरात्रि आती है तो लगता है चल पहला और आखिरी तो कर ही लूँ, नहीं तो कुछ और नहीं। तो कोई आस्था है तो उसके लिए भय काम करेगा, आस्था नहीं है तो उसके लिए कोई भय प्रलोभन दोनों काम नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ बची ऐसा लग नहीं रहा है। अब इस पूरे बोर्ड को देखने से क्या समझ में आ रहा है? देखो, हमारी रोजमर्रा की मेहनत लग रही इन चीज़ों में। हम घर में जूझ रहे, अपने सिस्टम में जूझ रहे, सभी जगह जूझ रहे। किसी चीज़ का सॉल्यूशन ओवरनाइट नहीं निकलेगा, लेकिन कम से कम यदि पता चलेगा तो फिर एक जर्नी शुरू होगी, एक ट्रांजिशन शुरू होगा। हो सकता है उसमें 10 साल लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो कर रहे हैं उसमें यदि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हमको पता चलेगा कि क्यों नहीं मिल रहे हैं और क्या करें और कैसे उसको शुरू करें, तब आगे की यात्रा शुरू होगी। हाँ जी सर, कहाँ हो? हाँ यहाँ सर, मतलब मेरा आप थोड़ा बोर्ड बड़ा करो। वही, हाँ सर भैया। अच्छा, नहीं इसको दिखाओ, बोर्ड को बड़ा कर दीजिए। बोर्ड को बड़ा करके दिखाओ सर। दो मुझे कंफ्यूजन है, इसी को बड़ा करो, उस वाले चार्ट को। हाँ बस, बढ़िया बढ़िया। एक तो सर स्वास्थ्य जो है वो भय का पार्ट ज्यादा है, प्रलोभन है? नहीं, जब सिस्टम की बात करेंगे ना, हमारा सिस्टम कैसे चलता है। एक हॉस्पिटल धीरे धीरे सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में बदला, धीरे धीरे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बदला। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हम कहाँ पहुँच गए? यदि छोटा डॉक्टर, पहले बड़े डॉक्टर का बहुत सम्मान था, अब छोटा वाला डॉक्टर ज़्यादा बिजनेस ले आता है तो वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए वो बड़ा हो जाता है जी। तो इसका मतलब है कि अब सबका एक ही है कि कमीशन कितना मिलेगा, तो डॉक्टर का कमीशन कितना और दवाई वाले का कमीशन कितना, और जो पैथोलॉजी टेस्ट कर रहा है, अब एक पैथोलॉजी टेस्ट करा के संतुष्टि नहीं होती है। मैं जब भी कोई ब्लड टेस्ट कराता हूँ 2 कम से कम देता हूँ, उसी ब्लड को 2 जगह देता हूँ और दोनों जगह अलग अलग आ जाता है। अब उसके बाद ये पता नहीं चलता कि अब इसे करना क्या है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हमारा आस्था टूटी है उस सिस्टम पे, हमारी एक आस्था थी कि आस्था किस पे थी? आदमी पे थी, आदमी ठीक काम करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन आदमी जो है प्रलोभन का शिकार हो गया जी, तो उसके बाद आदमी के ऊपर आस्था नहीं बची जी। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमारा पूरा स्वास्थ्य का सिस्टम प्रलोभन वाले सिस्टम में सेट हो गया, शिक्षा का सिस्टम पूरा प्रलोभन में जाके सेट हो गया जी। तो लगभग हम बड़े दर्द के साथ इस बात को कोई ना कोई डिबेट में लाते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेवा के क्षेत्र थे, दोनों बिजनेस में चले गए, है ना, और दोनों सबसे बड़ा बिजनेस इन्हीं दोनों में हो गया जी। तो यहाँ तक हम पहुंचे जब सिस्टम की बात कर रहे हैं।
मैं एक व्यक्ति के रूप में भयभीत हूँ कि मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो उसकी बात नहीं हो रही है, सिस्टम्स की बात हो रही है। सर शासन में भी जैसे शासन और प्रशासन दो चीजें हुई, तो शासन में मतलब करंट सिनेरियो में मुझे जो लगता है आस्था ज्यादा है और भय कम है। किसमें? अभी जो हमारा करंट है अभी लोकतंत्र, हाँ, वहां पर आस्था ज्यादा काम कर रही है, भय कम काम करता है। वो ठीक है। जब हम मैं उसको ऐसा किसी नेम पे नहीं देना चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो आस्था देखो, लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं। लोकतंत्र तो एक विजन है जी, जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो शासन और प्रशासन है। शासन और प्रशासन के पास में किस बात की ताकत है? तो शासन के पास अपनी बात मनवाने की ताकत ये है कि उसके पास में डंडा है जी। तो अभी भी सारे देशों की सीमाएं हिलडुल गई हैं पिछले 5 साल में, है ना। अभी आज भूटान की सीमा पे बात हो रही है, चीन और भारत की सीमा पे बात हो रही है, तो तमाम सीमाएं आज क्यों नहीं तय हो पा रही हैं? तो फाइनली वो डंडे से ही तय हो रही हैं, बातचीत से कहाँ तय हो पा रही हैं? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि बातचीत करके किसी चीज को तय करने की हमारी हैसियत कहाँ है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फाइनली डंडा ही तय कर रहा है। उससे कम में हम थोड़ी सी इवॉल्व हुए हैं तो कोई आस्था का प्रभाव काम करता है जी। अभी भी कोई देश नहीं मानता है तो यूएनओ को बोलो, पूरे विश्व में उसके अगेंस्ट माहौल बनाओ, ताकि उस माहौल के दबाव में आके वो कोई निर्णय ले ले। तो बेसिकली एक आस्था है कि सभी उसमें प्रलोभन भी है कि मेरा बिजनेस मारा जाएगा, सारे देश मेरे अगेंस्ट हो गए तो बिजनेस नहीं मिलेगा, और अपने सम्मान के प्रति भी आस्था है कि देशों के साथ मेरा सम्मान खत्म होगा। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करेंगे, पर मूल में पकड़ने जाएंगे तो शिक्षा को पकड़ने जाएंगे तो पता चलेगा प्रलोभन भी। सारी शिक्षा का कुल मतलब कितना? माँ बाप के लिए पैकेज इतना है, माँ बाप के लिए मतलब इतना ही है कि अच्छा पैकेज मिलेगा, बच्चे के लिए भी मतलब है कि पैकेज मिलेगा। इंस्टीट्यूट भी जो कोचिंग दे रहा है उसके बच्चों का अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको पैकेज मिलेगा। सही है सर। तो सबके लिए टीचर का भी मतलब इतना ही है कि उसको पैकेज मिलेगा। सही है सर। तो सबके लिए पैकेज है जी। मतलब ये यूनिवर्सल लेवल पे आप शासन की बात कर रहे हैं, मुझे केवल इंडिया या नेशनल लेवल पे लगा, इसलिए मुझे इंडिया में भी बात करोगे तो फाइनली वो हमारे संविधान के प्रति, क्योंकि हमारी कल्चरल वैल्यूज ऐसी हैं जी, इसलिए हमारा संविधान के प्रति आस्था अलग लेवल का है। ठीक है सर। इसलिए हमारे यहाँ प्रजातंत्र सफल होने का बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं हमारी जो भी पीछे की कल्चरल वैल्यूज रही हैं उसके चलते हमको कोई सत्ता है ये स्वीकार पहले से है, कोई सत्ता है जो सबको चलाती है, उसके प्रतिनिधि के रूप में सबके द्वारा स्वीकृत कोई संविधान नाम की चीज़ है जिसके प्रति हमारी आस्था है। तो वो आस्था जिस दिन टूट जाएगी वो वैसा नहीं चलेगा जैसा अभी चल रहा है, और उसमें डे बाय डे हम देख ही रहे हैं कि आस्था टूट ही रही है। बढ़िया, थैंक यू सर। हाँ जी। भैया देखने के बाद मुझे जो इसको समझ में आ रहा है कि मानव परिवार, समाज, व्यापार और शासन, ये सारी चीज़ें अगर ये भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित हो रही हैं तो फिर शिक्षा, चूँकि इसीलिए जैसे मुझे लग रहा है कि शिक्षा का आधार भी इसीलिए भय, प्रलोभन और आस्था बन गई, और उसी से ये पूरा गड़बड़ हो गया। शिक्षा का जो वो असली स्वरूप जो आना चाहिए था जीने वाला, वो नहीं आया, क्योंकि सारा समाज, परिवार, मानव इसी व्यवस्था में चल रहा था, तो शिक्षा का आधार फिर वही बन गया और गड़बड़ी हो गई। चलिए एक बात बोल के अभी फिर चाय की तरफ चलते हैं। पिछले 50-100 सालों में मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी देन है कि उसने तर्क को मास स्केल पे स्वीकारा, है ना। आज छोटा बच्चा जिस तरह से छोटे बच्चे को कॉन्फिडेंस आया है ना, 5 साल का बच्चा जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है और जिस तरह से बात करता है, यदि अपना 5 साल की एज हम याद करें तो हमको लगता है कि बहुत अंतर है। शायद 10 साल में हमारी वो स्थिति नहीं थी जो एक बच्चा भी 5 साल की एज में जिस तरह से बात कर पा रहा है। तो इसका एक प्रभाव है कि जिस तरह का एक्सपोजर बढ़ा है और जिस तरह से तर्क हमने शिक्षा में स्वीकार किया है, उस तर्क से सभी समझ सकते हैं कोई किसी से कम नहीं है, मैं किसी से कम नहीं हूं,
ऐसी स्वीकृति सबके पास आई है। कम नहीं हूं का मतलब है मैं समझ सकता हूं, कोई अपने आप को कम मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन तर्क का एक दूसरा प्रभाव आया और सबसे बड़ा प्रभाव आस्था पे आया। तो जब आस्था में लॉजिक लगा के देखा, तर्क लगा के देखा, तो बहुत सारे उत्तर हमको नहीं मिल रहे हैं। तो क्या निकल के आ गया कि आस्था आधारहीन है, बहुत सारी बातों को बिना मतलब माना गया है। तो इसका मतलब है कि लगभग मैंने पहले भी शेयर किया, मैंने कई लोगों से पूछ के देखा कि सभी विश्व की सभी साधनाओं में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि घट रही है। सभी धर्मों के प्रति आने वाली पीढ़ियों की आस्था बढ़ रही है कि घट रही है। तो लगभग सभी धर्मों में आने वाली पीढ़ियों की आस्था घट रही है और सभी साधना पद्धतियों में साधकों की संख्या भी घट रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव सिंपल भी है। इसका मतलब है किसी विकल्प की तलाश। कैसा लगता है ये? इसका मतलब है कि किसी नई चीज के लिए स्पेस बना हुआ है। यदि कोई सही चीज उपलब्ध होगी तो वो जनमानस को स्वीकार हो जाएगी। तो यदि तर्क, भय, प्रलोभन, आस्था में से सबसे पावरफुल कौन है? आस्था। आस्था गई, देखो अपने परिवार में वो स्थितियां आ गई ना। पहले हमारी एज में हमको माँ बाप पापा का इतना डर होता था कि उनके सामने खुल के बात ही नहीं कर सकते थे। अभी हमको आपस में एक दूसरे से बात करने की हिम्मत आ गई और मैं सही बात को एक दूसरे से कर सकता हूं, ये हिम्मत आ गई। और लगभग अब वो मारने वारने का फैशन चला गया। ज़्यादा करोगे तो बच्चा क्या बोल देता है, तुम और क्या करोगे, मारोगे ही ना। उसके बाद तो आपकी बोलती बंद हो जाती। तो लगभग तर्क आने से जो आस्था गई और तर्क आने से उसने भय की अंतिम सीमा को पहचान लिया। अभी अधिक से अधिक तुम क्या कर सकते हो, तो तीनों ही ब्लास्ट हो गया। भय, प्रलोभन, आस्था, तर्क के आने से भय, प्रलोभन, आस्था तीनों ब्लास्ट हो गया। अब यदि एक मानव को देखें, एक मानव जितना पावरफुली स्वयं को नियंत्रित कर सकता है भय, प्रलोभन, आस्था से, क्या उतना ही पावरफुली दूसरे को नियंत्रित कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब एक परिवार में एक मानव की जो क्वालिटी होगी, पूरे परिवार को एज ए होल करेंगे तो उससे नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक मानव अपने आप को जैसा नियंत्रित कर सकता है वो पूरे परिवार को वैसा नियंत्रित कर लेगा, ये संभव नहीं है। तो परिवार की क्वालिटी और नीचे आ गई, समाज की और नीचे आ गई, व्यापार के लिए एक ही सहारा है और नीचे आ गई, शासन की नीचे रहेगी ही, शिक्षा एक ही सहारा है, इसकी नीचे रहेगी ही। कहाँ पहुंचे? गई भैंस पानी में। और 20 साल बाद क्या होगा? जैसे सिस्टम हम चला रहे हैं ऐसे ही चलते रहे तो इनकी हालत 20 साल बाद और क्या होगी? परिवारों की हालत क्या होगी? मैं एक पुलिस एकेडमी में, रायपुर में वो जो प्रशासनिक एकेडमी होती है, उसमें एक बार उन्होंने बुलाया तो लेक्चर लेने गया, तो वो पुलिस में जो क्लास 2 रैंक होता होगा वो सारे लोग थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अच्छा बताओ कि तुम्हारे प्रोफेशन के प्रति लोगों में सम्मान दिनों दिन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोले घट रहा है। मैं बोला ऐसी जगह पूरी जिंदगी लगाना चाहोगे जिसके प्रति सम्मान घट ही रहा है और तुम्हारा ऐसा कोई कॉन्फिडेंस है कि तुम उसको ठीक कर लोगे? बोले ठीक भी नहीं कर सकते, पर नौकरी तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? घर तो चलाना है। फाइनल मजबूरी ये है कि घर तो चलाना है। तो घर चलाने की जगह में आते आते फिर सारी थ्योरी, सारी जिंदगी की बड़ी बड़ी छलांग हवा हो जाती है जब घर चलाने का मामला आके फंसता है, क्योंकि वो आदमी की नितांत आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का एक्सपोजर बढ़ा है, जिस तरह का तर्क बढ़ा है, जिस तरह से भय, प्रलोभन, आस्था कमजोर हुए हैं, 20 साल बाद इन सारे सिस्टम्स की स्थिति क्या होगी? चाय पी लो।